जो देखा था उसके अलावा हम शायद आप लोगों ने नाम सुना हो एरे का, तो हम एरे के बारे में थोड़ा सा देखेंगे आज। और जेसॉन के बारे में देखेंगे। जेसॉन एक तरीके का फाइल फॉर्मेट होता है, वो देखेंगे क्या होता है और कैसे काम करता है। उसके अलावा हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखेंगे और एजेक्स कॉल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का लेंगे कि एजेक्स कॉल कैसे होती है और कैसे चलती है। बाकी डिटेल जो आपकी एजेक्स कॉल है वो जब हम बैक एंड बना लेंगे, क्योंकि उसमें आप सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं एजेक्स कॉल में, तो जब हम बैक एंड बना लेंगे और इंटीग्रेट कर रहे होंगे फ्रंट एंड को बैक एंड से, तब हम एजेक्स कॉल को दोबारा से रिविजिट करेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एरे की। एरे क्या होता है, अगर कुछ लोगों ने नाम सुना हो, शायद जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उन्होंने सुना होगा। ठीक है, एरे एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं, तो जैसा कि कल हमने वेरिएबल का डिस्कस किया था कि किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल रहते हैं और हम किसी डेटा को उस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज लाइक कंटेनर, और उस कंटेनर में हम डेटा को स्टोर करते हैं और उस कंटेनर को पहचानने के लिए एक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, अभी एक आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, अब ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स को किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है, उसको आप कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि डेटा को स्टोर करने का तरीका, वो आपका हो गया डेटा स्ट्रक्चर। बहुत तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें डेटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है, उनसे डेटा लेने का एक तरीका होता है और उनमें डेटा डालने का दूसरा तरीका होता है। जैसे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, और बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ, ये सब एक डेटा, एक तरह के डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनका यूज डेटा को सेव कराने के लिए किया जाता है और अलग अलग तरीके के अलग अलग यूज केसेस में डेटा यूज होता है। तो हम एरे की बात करेंगे। एरे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको 10 नंबर हैं जो स्टोर कराने हैं। अब अगर आपके पास 10 नंबर हैं जिन पर आपको काम करना है, तो आप 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल ए में एक जाएगा, वेरिएबल बी में एक जाएगा, वेरिएबल सी में एक जाएगा, और आप इस तरीके से डेटा स्टोर करते जाएंगे और फिर एक एक पे काम करेंगे। प्लस आपको हर बार याद रखना पड़ेगा कि मेरे पास 10 वेरिएबल हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई करके आप 10 तक गिनेंगे कि मेरे पास हाँ ये वाले हैं। वो भी तब काम करना आसान है जब आपने सीक्वेंस वाइज रखे हों। अगर आपने अलग अलग नाम रखे हैं तब तो और मुश्किल हो जाएगा काम करना कि कौन कौन से वेरिएबल आपके पास हैं, कौन कौन से नहीं हैं। लेकिन अगर ये मानिए कि आपके पास 10 इंटीजर ना स्टोर करा के आपको 1 लाख इंटीजर स्टोर कराने होते, तब आप क्या करते? क्या आप 1 लाख वेरिएबल बनाते? क्या आप अगर 1 लाख वेरिएबल लिख भी लेते तो क्या आप उस पर काम कर पाते? अगर किसी वेरिएबल की प्रोसेसिंग में गड़बड़ होती तो क्या आप उसे ठीक कर पाते? क्या उसे ढूंढना आसान होता? इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को जब समझा गया, तब पता चला कि हमें एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो एक टाइप के डेटा को एक साथ, एक टाइप के बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर कर सके। जैसे कि अगर आपको 1 लाख नंबर स्टोर कराने हैं और सारे के सारे नंबर हैं, तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे एरे टाइप का। ठीक है, और वो एरे में क्या होगा कि वो 1 लाख इंटीजर जो है वो सेव रहेंगे, या 1 लाख नंबर सेव रहेंगे, और आप उसमें से किसी भी नंबर को एक्सेस कर पाएंगे इजिली। अब आपको हर नंबर को एक्सेस करने के लिए उस वेरिएबल का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं कि ये वाला वेरिएबल मेरे पास है या नहीं है। आपको बस एक नाम पता है कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, और उस एरे में से आपको निकाल लेना है। एरे को आप एक लिस्ट की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप अगर कोई घर का सामान ला रहे हैं या कोई टास्क कर रहे हैं, तो आप एक लिस्ट बनाते हैं एक जैसे काम की। ठीक है,
तो वो जो एक जैसी चीज़ों की लिस्ट है, आप उसको एरे कह सकते हैं। जब आप टाइप स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस में जाते हैं, जैसे सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, तब इनमें क्या होता है कि जब आप एरे बनाते हैं तो आपको एरे का टाइप बताना पड़ता है। एरे का टाइप बताने का मतलब है कि आपको ये बताना पड़ता है कि इस एरे में किस तरह के वेरिएबल स्टोर होंगे। क्या ये किसी कैरेक्टर को स्टोर करने वाली एरे होगी, या ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करने वाली होगी, या ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाली होगी, या स्ट्रिंग टाइप को स्टोर करने वाली होगी, क्या ये खुद एरे टाइप को स्टोर करने वाली एरे होगी। तो ये आपको बताना पड़ता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कल हमने देखा था, जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन देख रहे थे, कि वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम हमें टाइप नहीं बताना पड़ता है कि जो वैल्यू इसमें जाएगी उसका टाइप क्या होगा। इस वजह से एरे में भी हमें ये टाइप नहीं बताना पड़ता है, और हम उसमें एरे के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यूज भी सेव करा सकते हैं। तो आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो तो एरे की डेफिनेशन लिख के आ रही है, एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है, तो एक वेरिएबल है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, वो लिस्ट की तरीके है। इसको डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं बनाने के। एक तरीका आपको पहली लाइन में दिख रहा है, विच इज कि आप वेरिएबल का नाम लिखें जो आपको एरे के लिए देना है, और ब्रैकेट्स के अंदर आप कॉमा लगा लगा के अपनी वैल्यू देते जाइए। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एरे का नाम, एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करिए, और न्यू एरे करके एक ये फंक्शन है, अगर आपको दिख रहा हो कि ये फंक्शन है, ब्रैकेट ये लगे हुए हैं, तो न्यू एरे के अंदर आप उसमें आइटम्स लिखते जाइए। अब आप इस एरे में आगे भी आइटम और स्टोर करा सकते हैं, और इसमें से डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम ये देखने की कोशिश करते हैं। एक हम यहाँ फंक्शन बना लेते हैं। इक्वल टू, अब हम इसमें सेव करा सकते हैं अलग अलग लोगों के नाम। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब ये तो आपकी एरे बन गई, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ भी एक्सेस करना है तब आप कैसे करेंगे, तो उसका तरीका ये होता है कि ये इंडेक्सेस है। मतलब जैसे अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में ऐसे नंबर डालते हैं ना, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2, तीसरे नंबर पे 3 आपने डाला, ये पहला टास्क है, दूसरा टास्क है, तीसरा टास्क है। ऐसे ही एरे को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स होती है, और ये 0 से शुरू होती है, यानी पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है, दूसरा 1 पे है, तीसरा 2 पे है, चौथा 3 पे है, ऐसे रहता है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे प्रिंट कराना है, मान लीजिए आपको गौरव प्रिंट कराना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरे 1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर गए, एंड ब्रैकेट के अंदर आपने देखा है तीसरा एलिमेंट है, आपने 2 प्रिंट करा दिया। इसको लिख लेते हैं, मैंने इसी HTML के अंदर लिख दिया इस फंक्शन को। इसको फंक्शन भी नहीं लिख के कॉल, देखिए यहाँ पर गौरव प्रिंट होके आ गया, क्योंकि वो एरे का उसमें नाम था। ठीक है, आप इसमें सब चीज़ कर सकते हैं, जैसे एरे आपने console.log कराया है। बाकी आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप
इसको लूप के थ्रू जा सकते हैं। आपने अगर कल लूप पढ़ा हो तो आप एक वेरिएबल बना लीजिए, वेरिएबल इंडेक्स, उसमें 0 डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स दे दीजिए, ठीक। अब ये क्या होगा कि इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए जो 0 था तो उसकी जगह पे शुभम था, उसने शुभम प्रिंट कर दिया। इस तरीके से किया जा सकता है। आप इस तरीके से नंबर भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक एरे बनाने के लिए आप न्यू एरे बनाइए और इसमें 2 4 6 8 10 12 14 से करके इसको बना लीजिए और यहाँ पे एरे 2 इंडेक्स चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 एरे बनाने के तरीके हैं जावा स्क्रिप्ट में। और एरे का नाम से हमने देखा कि इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये एक तरीका होता है इंडेक्स से एक्सेस करने का। तो अभी आप देख रहे हैं कि इंडेक्स क्या हो रहा है कि जो हम इंडेक्स मतलब जो भी हम एरे बता रहे हैं वो 0 से लेके n नंबर तक जितने भी साइज की एरे है उसको अपने आप से इंडेक्स दिए दे रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये मतलब एक एरे बनी है और कैसे करना है, लेकिन अगर आप देखें कि आप बहुत सारे एलिमेंट को लें, इंडेक्स की एक वैल्यू डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ से रीड करना शुरू करना है और एक लूप चला दें और हर बार इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते जाइए, तो आप एक एक करके पूरी लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर टाइम होते हैं पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है कि आप कैसे लूप चलाते हैं, इफ एल्स वगैरह चलाते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। आप अगर देखेंगे थोड़ा सा पढ़ के तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इंडेक्स बढ़ाते जाइए, जैसे अगर आपका एक कोड था और आप इस कोड में मान लीजिए कि एक लूप के अंदर चल रहा है console.log, और आप इंडेक्स को प्लस प्लस करते जाइए, तो पहले 5 है, फिर 6 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी और धीरे धीरे करके पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप इस एरे का साइज वगैरह निकाल लीजिए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं और उतनी बार लूप चला लीजिए। तो इस तरीके से ये किया जाता है। अभी लेकिन बात यह है कि जो आपने एरे बनाई उसमें इंडेक्स जो है वो सिस्टम डिफॉल्ट था, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इंडेक्स होते हैं वो डिफॉल्ट वाले थे, यानी 0 से शुरू थे और n-1 तक गए थे अगर आपकी n साइज की एरे है तो। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि कीज जो हैं, यानी जो इंडेक्स है वो आपके टाइप की हो, यानी आपको पता हो कि मैं इसी इंडेक्स की वैल्यू को उठाऊंगा। तो उसके लिए क्या है कि आप एरे के अंदर एलिमेंट को इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करने की तरीके से है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है ये। फर्स्ट नेम, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, console.log करेंगे इसको। अभी ये इस एरे में आप इसको एरे कह सकते हैं, अभी आप जेसॉन में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। इसको डायरेक्टली एरे कहने के अलावा भी हम काम कर सकते हैं। कुछ की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ये ऐसे रहता है। एक मिनट, एक बार ट्राई कर लेते, कुछ सिंटैक्स का कुछ होगा अगर चल जाता है तो। ओके ओके ओके, इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने यहाँ ऐसे नहीं,
ये यहाँ पर आ गया आपका। ऐसे ही अगर आपको लास्ट नेम करना है या एज करना है, मान लीजिए एज करना है, ठीक है, तो वो हो गया, तो वो एज प्रिंट हो गया जो आपके एरे में स्टोर कराया था। तो इस तरीके से की वैल्यू पेयर के फॉर्म में भी डेटा को स्टोर कराया जा सकता है। लेकिन आप हार्डली जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप हार्डली ऐसा होता है कि आप ऐसे स्टैटिक जो है ना, मतलब कोड में लिखकर आप वैल्यू को सेव कराएं। जैसे हमने यहाँ 4 वैल्यू देकर सेव कराई या की वैल्यू पेयर के फॉर्म में सेव कराई है। जनरली या तो यूजर से इनपुट लिया जाता है या फिर ऐसा होता है कि डेटाबेस से रिजल्ट्स आते हैं और आप उन्हें सेव कराते हैं। इंडेक्स आप अपने नाम का दे सकते हैं, लेकिन जो डेटा है वो जनरली या तो यूजर का इनपुट होता है या फॉर्म में कोई इनपुट रहता है या फिर डेटाबेस से रिजल्ट आए होते हैं तो वो सेव होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एरे काम करता है। एरे आपका बहुत यूज में आएगा जब भी आप काम करेंगे अभी, तो आप एक बार एरे को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अब हम आगे चलते हैं जेसॉन पे। जेसॉन क्या है? जेसॉन शॉर्ट फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का। ठीक है, बेसिकली ये क्या है कि एक तरीके का एक्सक्यूज मी डेटा। सर। हाँ बताइए। सर एरे वाले में सर आपने वो हाँ। जो लिखा था फर्स्ट नेम फिर सेमीकोलन शुभम, लास्ट नेम शुभम, सर जो इन्वर्टेड कॉमा में लगा रहेगा वही एरे की डेटा होगी, बाकी हम लोग का नाम होगा, मतलब हम लोग का वो होगा हेडलाइन जो भी है। इन्वर्टेड कॉमा में लगा होगा मतलब सर आपने ये किया ना, ये फिर लास्ट में पर्सन एज लिखा था, फिर एज प्रिंट हो गई थी। तो हाँ। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज दे रहे हैं, तो हाँ। सर इसको पता कैसे चला हो कि ये डेटा नहीं है, ये कोई, सर ये भी तो हो सकता है ना कि किसी का नाम ही हो लास्ट नेम, सर कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है क्या है। हाँ, तो तो बेसिकली क्या है कि वो आपका चल कैसे रहा है। जब ये पर्सन स्टोर हुआ होगा तो पर्सन में क्या हुआ होगा, पर्सन में मैं आपको बताता हूँ मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। मेमोरी क्या होता है कि आपके रैम के अंदर जब ये वेरिएबल बनता है, ठीक है, तब ये ऊपर सबसे पहले देखिए कि एरे वन में कैसे चल रहा है। एरे वन में क्या होता है, अगर आपके मान लीजिए एरे वन बन रही है तो क्या होता होगा कि एक जैसे एक दो तीन चार, चार वेरिएबल बनते हैं लगातार। ठीक है, मैं आपको यहाँ किसी एक तरह बनाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे चार बॉक्स हैं। कैसे बनाऊं मैं? ये मान लीजिए एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, और ये तीसरा बॉक्स है, एंड ये चौथा बॉक्स है। ठीक है, ये चार बॉक्स आपके बन गए। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। आपको चार एलिमेंट स्टोर कराने थे, आपके चार बॉक्स बन गए। ठीक है, अभी क्या होता है कि वो जो आपका एरे वन है ना, वहां पर एक्चुअल में मेमोरी क्या होता है, आप थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। एरे वन में क्या होता है, मेमोरी में जब भी डेटा बनता है, तो जो हमने जावा वाले में डिस्कस किया था शायद, कि रैम के अंदर जो मेमोरी होती है उसका एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, वो एड्रेस से पहचाना जाएगा। मान लीजिए उसका एड्रेस है 1000। ठीक है, वहाँ बाइट्स में होता है, तो 1000 उसका एड्रेस है। फिर उसका वैल्यू का टाइप डिसाइड हो जाएगा कि इसने कितनी जगह ली है। देन जीरो इंडेक्स के लिए एरे वन काम करता है। वन इंडेक्स जब आप देते हैं तो वन इंडेक्स कैसे एक्सेस होता है उसकी, ये एरे वन इज इक्वल टू एक्चुअल में एरे वन का जीरो। ठीक है, एंड अब अगर आपको एरे वन देना है तो वो कैसे चलता है, वो चलता है, उसका एड्रेस बनता है 1000, यानी कि जो एरे जीरो का एड्रेस था प्लस मेमोरी टेकन बाय फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो उसके बाद से अब उसने जितना एड्रेस बना, मान लीजिए कि पहले वाले ने SHUBHAM 7 बाइट लिया। ठीक है, तो 1007 बनने के बाद ये 1007 जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा करीब करीब आपका 1007। ठीक है, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006।
1006 पे आपका पहला नाम खत्म हो जाएगा, 1007 से अगला एलिमेंट शुरू हो जाएगा। इस तरीके से तो वहां पे नेम के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि 0 1 वो चल जाता है। अब इस केस में क्या होगा कि जब आपको मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, तो ये जो अलग अलग कंटेनर बने ना, इन कंटेनर को वो नाम देता जाएगा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ठीक है। अब क्या होगा, जब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज देता जाएगा और प्लस साइज स्टोर कराता रहेगा कितना है, ठीक है, कि उसके लिए मतलब पर्सन 0 इज इक्वल टू पर्सन फर्स्ट नेम, ठीक है। इस तरीके से वो एक नाम दे देता है और इस नाम को सेव करा लेता है कि मेरे लिए 0 इंडेक्स इज इक्वल टू ये वाला है। अब उस केस में क्या हो जाता है कि जब आप यहाँ पे जो की देंगे, ठीक है, आप की कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी नाम आप की दे सकते हैं, कोई भी नंबर आप की दे सकते हैं। तो जो आप की देंगे ना यहाँ पर, वो की जो है अगर उसके वेरिएबल के सेट में अवेलेबल होगी, जो उसने वेरिएबल बनाए हैं, तब तो वो आपको रिजल्ट देगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पर्सन की जगह मान लीजिए यहाँ पे अमित लिख देते हैं और इसको चला के देखते हैं, देखिए अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि उसने उस की के लिए वैल्यू को ढूंढना शुरू किया और उसको नहीं मिला। तो वो आपकी लिस्ट में से चेक करता है कि डेटा कहाँ पर है, ठीक है, वो अपने पास सेव कराता है जब आप उस एरे को बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटेशन चल रही है, ये पूरा मेमोरी में स्टोर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था इस बात का, मेमोरी लेआउट। आप लोग जो लोग भी सी पढ़ चुके होंगे तो शायद उन्होंने पढ़ा हो। मेमोरी लेआउट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि कैसे आपका जब प्रोग्राम या कुछ भी चलता है, एक छोटा सा भी प्रोग्राम चलता है, एप्लीकेशन इज लाइक, जब आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो वो एक बंच ऑफ प्रोग्राम्स है। तो एक प्रोग्राम जैसे चलता है वैसे पूरा बंच चलेगा। तो वो एक प्रोग्राम कैसे चलता है आपका कोड लिखने से लेके एग्जीक्यूशन तक और एग्जीक्यूशन बंद होने के बाद तक, ठीक है, वो पूरा जो है मेमोरी लेआउट का होता है। आप पढ़ेंगे तो वो काफ़ी आपको इनसाइट्स मिलेंगे कि कैसे प्रोग्राम चलता है बेसिकली ये, लेकिन स्टैक में मेमोरी एलोकेट होने के बाद चलता है, ठीक है। जेसॉन की तरफ हम मूव करते हैं। जेसॉन कैसे काम करता है, तो जेसॉन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये एक तरीके का डेटा फॉर्मेट है। एक तरीके से कह सकते हैं कि डेटा को किस तरीके से स्टोर कराना है हमें, वो चीज़ हम जेसॉन में करते हैं। कि जेसॉन एक तरीका है, आपने एक एक्सेल शीट देखी होगी, ठीक है, एक्सेल शीट में एक डेटा सेव होता है, एक सीएसवी करके फाइल होती है। तो सीएसवी जो फाइल होती है उसमें भी डेटा स्टोर होता है। मेरे पास अगर कोई जेसॉन फाइल पड़ी होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक जेसॉन फाइल है, ठीक है। जेसॉन फाइल कुछ ऐसे दिखती है। होता ये कि उसमें ब्रेसेस के बीच के अंदर जो है, ब्रेसेस के अंदर डेटा रहता है, और वो डेटा कैसे सेव होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं जेसॉन फाइल कैसी होती है। जेसॉन फाइल के लिए आपको क्या करना है कि ये हो ब्रेसेस लगाए, ब्रेसेस के अंदर आपने लिखा एक की वैल्यू, ठीक है, जैसे अभी हमारा वो एग्जांपल था वही वाला एग्जांपल लिख लेते हैं, फर्स्ट नेम एंड हम कॉमा प्लेन टेक्स्ट जेसॉन, लास्ट नेम कॉमा एज, और लास्ट एलिमेंट जहाँ पे आप खत्म होता है उसके बाद आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसके अंदर एरे भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें आप क्या बना सकते हैं, कुछ एरे
प्रोजेक्ट करके एरे बना दीजिए, उसके अंदर आप एरे बना दीजिए, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, और ऐसे करके आप आगे तक बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉमा लगाते रहिए और ये आपका एक जेसॉन फाइल हो जाती है। ठीक है, इसको सेव करा लेते हैं, जेसॉन फाइल है। तो जेसॉन फाइल का यूज क्या है, जब भी आपका डेटा जो होता है, आपका जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट को क्लाइंट मशीन पे एक्सेस कर रहा है और आपके वेबसाइट होस्ट एक सर्वर पे है और उनके बीच में डेटा का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो डेटा का जो भी एक्सचेंज होता है वो जनरली टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, कि वो एक टेक्स्ट होता है। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो सीरियलाइज या बाइनरी डेटा हो, जनरली वो एक टेक्स्ट डेटा रहता है। और उस टेक्स्ट डेटा को नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एक्सचेंज करने के लिए जेसॉन फॉर्मेट का यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर रहता है। की वैल्यू पेयर के थ्रू आपको डेटा एक्सेस करना आसान रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका यही डेटा ऐसे सेव होता, मान लीजिए ये डेटा केवल ऐसे सेव होता, कॉमा लगा लगा के 23 एंड ऐसे करके सेव होता है ये पूरा प्रोजेक्ट 1, अगर ये आपका डेटा ऐसे सेव होता और ऐसे बहुत सारे डेटा होते लगातार, क्या आपको कभी पता चलता कि कौन से इंडेक्स पर सरनेम है, कौन से इंडेक्स पे फर्स्ट नेम है, कहाँ पर एज है, कहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है? नहीं पता चलता। और उस केसेस में प्रोग्राम थोड़ा हार्ड कोडेड हो जाता है। हार्ड कोडेड मतलब कि अगर आपने मान लीजिए ये अज्यूम कर लिया कि जो सर्वर से डेटा आएगा उसमें पहले फर्स्ट नेम होगा, फिर लास्ट नेम होगा, फिर एज होगी, फिर लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगी, तब तो आप क्या करेंगे कि आपने एरे का 0 इंडेक्स लिया तो उसमें आपको फर्स्ट नेम मिल गया, और सेकंड लिया तो लास्ट नेम मिल गया, फिर थर्ड लिया तो एज मिल गया, फोर्थ लिया तो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल गई। लेकिन अगर सर्वर ने जब आपको डेटा भेजा, ठीक है, उसने पहले लास्ट नेम भेजा फिर फर्स्ट नेम भेजा, तब आप क्या करेंगे? आपको तो पता नहीं चला कि सर्वर ने अपने एंड पे चेंज कर दिया है। सर्वर ने जब अपने एंड पे चेंज कर दिया, आप बिल्कुल अपने उसी पुराने तरीके पे चल रहे हैं कि हाँ भाई यही आएगा, जिसको कहते हैं हार्ड कोडेड होना। हार्ड कोडेड मतलब कि आपने अपने मन से डिसाइड कर लिया अब इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि उसने लास्ट नेम भेज दिया पहले, अब आप फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम यूजर को दिखा रहे हो, लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम दिखा रहे हैं, तो उसकी जगह क्या होता है कि डेटा जो है वो जेसॉन में टेक्स्ट फॉर्मेट में इधर उधर ट्रांजेक्शन किया जाता है, की वैल्यू पेयर में रहता है। अब आप क्या कर रहे हैं कि डेटा को एक्सेस करने के लिए की का यूज कर रहे हैं, यानी आपने मान लीजिए लिखा पर्सन फर्स्ट नेम, अब उसने पूरे एरे में यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कहीं पर भी अगर फर्स्ट नेम लिखा होगा तो फर्स्ट नेम के आगे जो वैल्यू है वो हम लेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता कि उसने पहले फर्स्ट नेम लिखा है या बाद में फर्स्ट नेम लिखा है। तो इस तरीके से जेसॉन का यूज किया जाता है। जेसॉन में डेटा भेजने के लिए और डेटा को चलाने के लिए, ठीक है, जो तरीका होता है वो ये है कि जब आपको डेटा उधर भेजा जाता है सर्वर पर, तब एक जो जेसॉन क्लास होती है, अब क्लास क्लास का कॉन्सेप्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से बनी हुई फाइल है। आप अभी मान लीजिए कि लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पर जेसॉन के कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे भी हमने जावा स्क्रिप्ट में भी फंक्शंस लिखे थे। ठीक है, तो ऐसे ही जेसॉन करके एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर जेसॉन से रिलेटेड मान लीजिए कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं। बाकी वो पूरा क्लास वगैरह का कॉन्सेप्ट रहता है, जिन्होंने जावा पढ़ी होगी तो उनको शायद पता होगा कि ये कैसे काम करता है। सी प्लस प्लस में भी क्लासेस रहती हैं तो उनमें भी ये रहता है। तो अभी क्या होता है कि सर्वर पर जब आपको डेटा भेजना होता है, तब आप क्या करते हैं कि जो आपका ये जेसॉन टाइप की फाइल बनी है, ठीक है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक हो गया आपका जेसॉन, एक हो गया जेसॉन ऑब्जेक्ट। जेसॉन ऑब्जेक्ट पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, उस पर आप जावा स्क्रिप्ट में के कोड में काम करते हैं। ठीक है, जब आपको डेटा भेजना होता है तो तब आपको उसे जेसॉन स्ट्रिंग बनाकर भेजना होता है। ठीक है,
और जब डेटा आपके पास वहां से जेसॉन स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाता है तो उस पर फिर आपको अपना लॉजिक लिखने के लिए उसको फिर से जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। क्या चीजें हो गई देखिए कैसे चलता है। आपकी क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन पे जहाँ जावा स्क्रिप्ट चल रही है वहां पर एक जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। जब आपको इसको भेजना है सर्वर पे, ठीक है, जब आपको इसको सर्वर पर भेजना है तब आपको इसको कन्वर्ट करके भेजना होगा जेसॉन स्ट्रिंग में, ठीक है। जब सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो वो रिस्पॉन्स आता है जेसॉन स्ट्रिंग के फॉर्म में। भाई सर्वर जिसके फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है रिस्पॉन्स भेजेगा भी उसी के फॉर्म में, ठीक है। जब सर्वर से रिस्पॉन्स आता है और वो क्लाइंट की तरफ जा रहा होता है तो वो रिस्पॉन्स आने के बाद आपको उस जेसॉन स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। ये होता है तरीका। आपके पास जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक एनी वेरिएबल। जैसे कि आपका मान लीजिए ये एरे है, ठीक है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना रहेगा जावा स्क्रिप्ट के उसमें जावा पे भेजना है। फिर जब सर्वर पे चला जाएगा और सर्वर से मान लीजिए कुछ ऐसा डेटा आता है तो सर्वर से वो डेटा आता है इस फॉर्म में जेसॉन स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो आपको उस जेसॉन स्ट्रिंग को क्या करना रहेगा जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में वापस से कन्वर्ट करना रहेगा। अभी हम इसको चला के देखते हैं। मैंने सर्वर वाला पार्ट तो नहीं बनाया क्योंकि सर्वर अभी हमने होस्ट नहीं किया है, लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये एक और माई ऑब्जेक्ट करके वेरिएबल है, ये ऊपर ही बन गए थे 3-4 वेरिएबल, ठीक है। माई ऑब्जेक्ट करके वेरिएबल है, इस लाइन को भी भूल जाइए, लोकल स्टोरेज ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। माई ऑब्जेक्ट करके वेरिएबल है और इसमें ये फिल किया हुआ है नेम एज एंड सिटी। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो ये एरे बनाई थी कहाँ गई, ये पर्सन नाम पर्सन वाली जो एरे बनाई थी कुछ कुछ वैसा ही है, की वैल्यू पेयर में है। अब जब इसको सर्वर पर भेजना है या कहीं पर भी स्टोर कराना है तो क्या करना होता है इसको, अभी ये जो है वो एक एरे कह सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जब आपको, ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, ये टेक्स्ट नहीं है, तो जब आपको सर्वर पर भेजना है इस ऑब्जेक्ट को तो आपको इसको जेसॉन स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा। जेसॉन स्ट्रिंग में बदलने के लिए आपके पास मेथड पहले से बना हुआ है एंड वो मेथड का नाम है जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। जावा वगैरह में तो बहुत अच्छे से जेसॉन के लिए अलग, जावा में भी जेसॉन को हैंडल करने के लिए पूरी क्लास बनी हुई है, क्योंकि हम जेसॉन में ही क्योंकि डेटा इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, जब बैकएंड पे आएंगे तब हम वापस से देखेंगे कि कैसे जो है जेसॉन के साथ काम किया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या है कि जेसॉन में पहले से एक मेथड बना हुआ है स्ट्रिंगीफाई। अब वो क्या करेगा, आपने उसमें जब ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया माई ऑब्जेक्ट, तब क्या करेगा वो कि इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और भेज देगा। अभी आप इसको देख लीजिए ये कैसा है, इसमें देखिए नेम वगैरह में कहीं पे डबल कोट्स नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं कि ये जेसॉन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है। देखिए ये जो प्रिंट होके आया है, अभी नेम एज सिटी सबके आगे डबल कोट्स लग गया। कैसे लग गया, ये जब ये जेसॉन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तो ये आपके जेसॉन की तरीके बन गया। देखिए जब मैंने यहाँ पे जेसॉन बनाया था तब मैंने कीज को भी डबल कोट्स में लिखा था, तो उसका रीजन ही यही है कि उसने उसको जेसॉन फॉर्मेट में बदला
इस वजह से उसका डेटा जो है वो चेंज होके कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब जब इस डेटा को वापस से लेना होता है, ठीक है, जब इस डेटा को वापस से लेना होता है तो इसको आपको वापस से प्रिंट कराना रहेगा। तो मान लीजिए कि ये क्या था, माई जेसॉन था ना, माई जेसॉन में सेव हुआ था डेटा। अब इस माई जेसॉन को वापस से जेसॉन ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए, ये तो आपकी जेसॉन स्ट्रिंग बन गई माई जेसॉन। अब क्या करना है कि जब ये डेटा को वापस से आपको कन्वर्ट करना है जेसॉन ऑब्जेक्ट में या जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, मैंने इसी ऑब्जेक्ट को कंसोल पे प्रिंट करा दिया है। देखिए अभी क्या होगा, ये आपका जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए पहले क्या प्रिंट हुआ, लाइन नंबर 46 पे जो आपकी जेसॉन स्ट्रिंग बनी, और जब वो जेसॉन स्ट्रिंग आई और उसको हमने वापस से कन्वर्ट किया जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, तब वो वापस से देखिए ऐसा बन गया। और उसमें भी जब मैंने उसको ओपन कर लिया है तो वो कैसा दिख रहा है, इसको तो बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें नेम है, सिटी है, एज है, ठीक है। और उसमें भी अगर आप देखें, जो आपको डाउट हो रहा था सेव कराने का, देखिए इसने सेव कैसे कराया है एक्चुअल में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कीज सेव है। ठीक है, तो ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जो सेव हो रहा है मैप की तरीके से, वो कैसे काम करता है इंटरनल्स वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें किस तरीके से इफिशिएंटली ये की वैल्यू पेयर में सेव करता है। बहुत तरीके के मैप होते हैं, जावा में आप पढ़ेंगे तो जावा में भी आपको मिलेगा, सी प्लस प्लस में भी मिलेगा। जावा में ज़्यादा तरीके के मैप होते हैं सी प्लस प्लस के कंपेयर में, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ये सेव किया जाता है इंटरनली। लेकिन वो बहुत बात के कॉन्सेप्ट है, मतलब आप प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी आगे बढ़ते जाएंगे तब उसके बाद, मतलब जब आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की क्लियर हो जाएंगे, रेड ब्लैक ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, और बहुत तरह की ट्री होती है, बाइनरी ट्री होती है। ठीक है, इन ये सब जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सेव करता है इंटरनली मैप के फॉर्म में। तो आपका जेसॉन एक ऑब्जेक्ट जब आपको सर्वर पे भेजना है तो आपको जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा उसको जेसॉन में कन्वर्ट करने के लिए। और जब आप सर्वर से आपके पास जेसॉन ऑब्जेक्ट जेसॉन स्ट्रिंग आ जाएगा, डेटा यानी जेसॉन फॉर्मेट में आ जाएगा, तब उस पर अगर आपको काम करना है तो फिर आपको उसको पहले जेसॉन डॉट पार्स करना पड़ेगा, पार्स करके उसको वापस से जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसी को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि अगर मेरे को पता हो पहले से कि इसमें आने वाला है, कोई सिटी आने वाली है, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को नहीं पता है कि माई जेसॉन में क्या है, जो भी आएगा वो उसको जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में चेंज कर देगा। अब जब ऑब्जेक्ट में चेंज कर देगा तो उसको एक्सेस करने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का मान लीजिए मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने अपना फ्रंट एंड लिखा है, सर्वर से मुझे पता है कि जो ऑब्जेक्ट आएगा उसमें सिटी होगी, तो मैंने बस एक सिटी लिख दिया, ठीक है, और मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, ये सेकंड नंबर पे सिटी है, लेकिन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको की दिया, शुरू में हमने सेव कराया था थर्ड नंबर पे, आया सेकंड नंबर पे, मैंने उससे कुछ नहीं बताया, मैंने बोला कि मुझे इतना पता है कि जो ऑब्जेक्ट आएगा उसमें सिटी होगी, मैंने उस ऑब्जेक्ट में बोला ऑब्जेक्ट डॉट सिटी, और उसने सिटी जो उस डेटा में आई वो प्रिंट कर दी। अगर अब उधर से उसने सिटी भी नहीं भेजी तब फिर कोड फटेगा, यानी कि कोड में आपका एरर आएगा। ठीक है, और उस एरर के आने पे फिर आपको वो सर्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो आपको सर्वर के साथ सर्वर साइड पे डीलिंग करनी पड़ेगी कि भाई इधर से हमें सिटी चाहिए, सिटी नहीं आ रही है तो तुम उधर फिक्स करो, या फिर आपको अपने एंड पे फ्रंट एंड पे ये डील करना पड़ेगा कि आपने जिस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया और वो डेटा नहीं आया तो फिर उसकी जगह पे क्या शो करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई यूजर है, उसने अपना लास्ट नेम सेव ही नहीं कराया था और आपने यहाँ पे उसको शो करने के लिए लास्ट नेम एक्सेस किया हुआ है, तो अब जब उसने लास्ट नेम सेव नहीं कराया था और हो सकता है कि उधर से वो लास्ट नेम की भेजे ही नहीं या ब्लैंक भेजे, तो फिर हो सकता है कि आपको यहाँ अपने एंड पे दिखाना पड़े कि आपका लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है या कुछ नहीं है। इसको कहते हैं एफिशिएंट हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, इफिशिएंट तरीके से आपको उन केसेस को हैंडल करना पड़ेगा जो एरर के केसेस हैं, ठीक है, जो अनवांटेड स्टेट है वो आ जाएगी तो वो उसको
उसके आने पे आपका कोड बंद नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख दूं, ठीक है, अब लास्ट नेम एक्चुअल में कुछ आया नहीं है सेंड होके वहां से, कोई की ऐसी थी नहीं, था वो अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये यूजर को दिखेगा तो बड़ा गंदा रहेगा। अगर आप कभी अमेजोन वगैरह की, अमेजोन की साइट नहीं चल रही है, अमेजोन की साइट वैसे बहुत कम डाउन होती है, लेकिन अगर अमेजोन की साइट नहीं चली या कुछ नहीं, तो ऐसा लिख के नहीं आता गंदा सा कि 404 बस एक लाइन लिखी है, दिस साइट कांट बी रीच। प्रॉपर्ली आप उसकी ऐप में देखेंगे तो एक अमेजोन का पूरा अच्छा सा लिख के आता है कि आपका सर्वर जो है अनरीचेबल है, ठीक है। तो वो जितने अच्छे से दिखेगा, जितना आपका फ्रंट एंड पे अच्छे से समझ यस में सर, आएगा, यस उतना सर। अच्छे से चल सकता है, ठीक है। तो वो आपको इफिशिएंट हैंडलिंग भी आपको अपने कोड में करनी है कि आपकी साइट अगर अनवांटेड स्टेट में आती है तो क्या करना है, वो भी आपको अपने साइट में बनाते टाइम पे देखना चाहिए। तो ये हो गया आपका जेसॉन। जेसॉन को हमने ये तो देख ही लिया कि क्या है और कैसे काम करता है। उसके अलावा जेसॉन कैसे सेव होता है, ये हमने एरे वाला पार्ट भी देख लिया था, ठीक है, कि ये एरे में कैसे चलता है। एरे मैंने सेव करा के आपको दिखा दी थी ना इधर, एक मिनट। ये जो आपका प्रोजेक्ट करके है, ठीक है, इसमें ये एक एरे है, इसको मैं यहीं पे लगा देता हूँ, ओके। ये और बता देते हैं, ये अब ये क्या है कि मैंने एक एरे भी बना, एक एरे भी जो है वो लिस्ट में भेजी है, वो सेव करा के चेक करा के देख लेते हैं। देखिए ये एक एरे भी है जो गई है। अब एरे को एक्सेस करने का क्या तरीका है, देखिए अभी आपकी एरे किस नाम से आई है, प्रोजेक्ट। अब हो क्या रहा है आप समझिए, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक आपका जेसॉन ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे जाके सेव हुआ, इस लाइन में ओबीजे नाम के वेरिएबल में, ठीक है। जब आपने ओबीजे प्रिंट किया था तब क्या प्रिंट हो रहा था, ये पूरा प्रिंट हो रहा था, ठीक है, ये देखिए पूरा प्रिंट हो रहा है। और उस अब उस ओबीजे के अंदर आप किसी को एक्सेस करने के लिए उस की का नाम देते हैं, तो आपने वहां पे की का नाम दिया कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रोजेक्ट, ठीक है। जब आपने ऑब्जेक्ट डॉट प्रोजेक्ट दिया, इसको रन कर देता हूँ दोबारा, तो अभी उसको प्रोजेक्ट में नहीं पता चल रहा है क्या है। अभी क्या हुआ कि आप ऑब्जेक्ट पे पहुंचे, ऑब्जेक्ट के बाद आप प्रोजेक्ट पे पहुंचे, ठीक है। अब आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर भी बताना पड़ेगा कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या प्रिंट कराना है, ठीक है। तो चला के देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर 0th इंडेक्स पे जो था वो प्रिंट कराया, तो प्रोजेक्ट 1 प्रिंट हो गया। तो ये कैसे चला पूरा, सबसे पहले आप कहाँ पर पहुंचे, ऑब्जेक्ट पे, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर आपने एक की को पकड़ा, वो ये रही, और उस की के अंदर एक इंडेक्स को पकड़ा, तो आपने 0th इंडेक्स का वैल्यू लिया, तो 0th इंडेक्स पे जो भी स्टोर था वो प्रिंट हो गया। अब आप चाहें तो इस एरे को भी जो है अंदर जाके प्रिंट करा सकते हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैं इसको बना देता हूँ type1, ठीक है, या इसको भी एक और, इसको नेस्टेड जेसॉन बोलते हैं, जेसॉन के अंदर जेसॉन, type1 type2 और यहाँ से ये देखिए जेसॉन के अंदर जेसॉन बन गया, ठीक है। अभी अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे देने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइप 1 या .टाइप 1 करना रहेगा, ये देखिए आ गया। तो आप नेस्टेड जेसॉन भी बना सकते हैं, मैं आपको ये कॉपी करके दिखाता हूँ नेस्टेड जेसॉन कैसे दिखती है। ये ऊपर आपने जेसॉन देखी थी,
ये पूरा एक लाइन में ही कोड आता है ऐसा एकदम, क्योंकि वो सर्वर कम से कम मेमोरी में चीजें भेजना चाहता है। जेसॉन फॉर्मेटर करके एक साइट है, उधर हम जेसॉन को देखने के लिए अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। जेसॉन फॉर्मेटर ये वैलिडेट करने के भी काम आती है कि आपका जेसॉन फाइल में कहीं एरर है तो नहीं है। तो ये देखिए कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये जेसॉन पूरा एक था और उसके अंदर भी एक छोटा सा जेसॉन बन गया। तो इस तरीके से आपका जेसॉन काम करता है, ठीक है। और इसमें और क्या बताना था मेरे को, ये तो आपका जेसॉन हो गया। बाकी ऑब्जेक्ट कि आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पे लूप कैसे चलाना है वो देख लेते हैं, जो मैं एरे वाला पार्ट बता रहा था। एक तो तरीका ये है कि आप इंडेक्स के थ्रू ऐसे जाइए, ठीक है, विच इज कि माई ऑब्जेक्ट, और माई ऑब्जेक्ट की जितनी भी लेंथ थी और एक एक करके बढ़ते जाइए। console.log नहीं चलना, चला के देख लेते हैं क्या है। ये नहीं चला है लेकिन undefined क्यों हो रहा है। माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ जाएगा आई। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी 3 ठीक है, इसने प्रिंट कर दिया यहाँ तक का। आप इसको शुरू से भी प्रिंट करा सकते हैं। शुरू से प्रिंट कराने के लिए ये कर सकते हैं कि आप इनिशियलाइज कर दीजिए 0 से, प्लस प्लस करके बढ़ते जाइए एरे की जो लेंथ है उसके -1 तक के स्टेट तक, क्योंकि फोर्थ स्टेट इज -1। लेंथ देंगे तो वो 4 बताएगा, लेकिन आपकी इंडेक्स 3 तक है तो आप 0 से लेके 3 तक वैसे जा सकते हैं। एक तरीका ये होता है, इस तरीके से आप पूरे उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। की वैल्यूज के पेयर में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि की वैल्यूज की आपके पास लिस्ट नहीं है एक्सेस करने के लिए कि कौन कौन सी कीज हैं। तो ये जो लूप वाला तरीका है वो आपका काम कर जाएगा उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनमें आपने की वैल्यू पेयर में नहीं सेव कराया है, नॉर्मल इंडेक्सेस में डेटा सेव है, ठीक है। ये आपका लूप हो गया। एक एक करके लूप समझ में आ रहा है ना सबको कि लूप कैसे चलता है। लूप इज लाइक कि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपके लूप काम में आएगा। जिन्होंने सी पढ़ी होगी उन्हें तो आता होगा। ये कुछ ऐसे है कि आई के अंदर सबसे पहले क्या गया, एरे वन डॉट लेंथ, यानी एरे वन क्या थी हमारे पास, ये थी, ठीक है। इसकी लेंथ गई, इसकी लेंथ क्या है, 4 एलिमेंट है तो 4 गई। 4 माइनस 1, आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 माइनस 1 यानी कि कितनी हो गई, 3। आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद कंडीशन चेक हुई इस जगह पे कि क्या आई 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है। 0 से बड़ा या बराबर है तो हाँ बड़ा है।
तो इसके अंदर गया और कंसोल डॉट लॉग किया आई एरे 1 में ith ऑब्जेक्ट को, आई की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो 3 पे क्या लिखा था तुषार, तो उसने तुषार प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद वापस गया, वापस आई माइनस माइनस पे गया, 3 को घटाकर किया उसने 2, 2 के आने के बाद उसने फिर से चेक किया कि 2 क्या 0 के से बड़ा या बराबर है, वापस से उसने एरे 1 में गया और अब की बार ith इंडेक्स की वैल्यू हो गई थी 2, तो उसने 2 पे जो था वो प्रिंट किया, तो वो गौरव था, उसने प्रिंट कर दिया। वापस गया आई माइनस माइनस किया, 2 से हो गया 1, 1 को चेक किया क्या 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ है, कंडीशन ट्रू। वापस से कंसोल डॉट लॉग में आया और ith इंडेक्स पे 1 था, तो एरे 1 की 1th इंडेक्स पे जो था उसको प्रिंट कर दिया अमित। फिर 1 माइनस माइनस 0 किया, 0 को चेक किया क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हाँ इक्वल टू है, एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस से उसने 0th इंडेक्स पे जो था उसे प्रिंट कर दिया। फिर गया 0 को फिर से माइनस माइनस किया, अब की बार हो गया -1, -1 क्या 0 से बड़ा या बराबर है, कंडीशन फॉल्स, इसके जो ब्लॉक था ब्रेसेस वाला उसके अंदर नहीं गया और सीधे बाहर आ गया, इसलिए आपके चारों एलिमेंट प्रिंट हुए और खत्म हो गया। ये आप चला के देखेंगे, जैसा मैंने कल बोला था, पढ़ के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे काम करता है, या आपको बहुत ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहाँ पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है इसको समझना। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की तरफ। कल हम लोगों ने देखा था कि जब हम आउटपुट राइट कर रहे थे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर पेज लोड होने के टाइम ही अगर लिख जा रहा है तब तो सही से चल रहा था, और अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट को बाद में चला रहे थे पेज लोड होने के बाद, तब वो क्या कर रहा था कि पूरे पेज को हटा के बस जो लिखना डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो आपने पास किया केवल वही लिख रहा था। तो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। जावा स्क्रिप्ट में इसको DOM कह सकते हैं, विच इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, जब भी आपका कोई वेब पेज लोड होता है, एक मिनट, जब भी आपका कोई भी वेब पेज ब्राउजर में लोड होता है, तब क्या करता है कि जो आपका ब्राउजर है वो आपके पूरे पेज का, एक मिनट, तो जब भी आपका वेब पेज लोड होता है आपके ब्राउजर में, तो आपका ब्राउजर क्या करता है कि उस पूरे पेज का एक मॉडल बना लेता है, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी कि वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है, HTML का जो आपका पेज आता है वो एक डॉक्यूमेंट है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह सेव करता है और उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू ही आप जो कल हम लोग देख रहे थे ना कि वो कैसे CSS के एलिम प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, किसी HTML टैग के अंदर क्या लिखा है चेंज हो सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें इसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू ही जावा स्क्रिप्ट एक्सेस करती है। अभी इसको देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसे है। ये देखिए, ये आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पूरा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना हुआ है, हेड टैग है पूरा, बॉडी है, बॉडी के स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सारी चीजें हैं। ठीक है, HTML के लिए है, अलग से स्टाइल है, पूरा सारी चीजें इसमें बनी हुई हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखिए, DOM ब्रेक पॉइंट्स लिखा है, तो वो ब्रेक पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब होता है वो डीबग करने के लिए लगाए जाते हैं। जब भी आपको कोड अपना टेस्ट करना होता है तो कहाँ तक का कोड चले फिर वहां पे रुक जाए,
मतलब अगर आप कई कई लाइन में ब्रेक पॉइंट्स लगा दें, ठीक है, यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, तो आपका कोड पहले आके वहाँ रुकता है फिर आगे चलता है। तो इस तरीके से चलता है। भी देखिए कैसे बनाता है इसको, वो देखते हैं कैसे बनाता है, इससे ज़्यादा कि वो क्या होता है एक्सेल में। सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या होता है रूट एलिमेंट HTML, जो हम लोगों ने बोला था HTML पढ़ते टाइम कि HTML फाइल जब बनती है तो HTML टैग का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उस पेज को दो बड़े एलिमेंट्स में बांटा जाता है। एक एलिमेंट होता है आपका हेड टैग का और एक होता है बॉडी टैग का, ठीक है। हेड टैग के अंदर टाइटल, मेटा डेटा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। एक पार्ट ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट का, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आपके अब सारे अलग अलग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उन एलिमेंट में जो कुछ भी डेटा है वो रहता है। जैसे आप लिंक में अगर माई लिंक से बनाएं या H1 के अंदर आप हरे कृष्णा लिख दें या P टैग के अंदर कोई पैराग्राफ लिख दें, वो टेक्स्ट रहता है। प्लस हर एलिमेंट के साथ साथ एट्रीब्यूट भी रहता है। तो जब आपके जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था कोड में, कल हम लोगों ने इस तरीके से देखा था ना, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। कौन सी आईडी थी हमारे पास, stw एंड देन इनर html एंड देन दिस, ठीक है। ये हमने देखा था। तो अब ये कैसे एक्सेस किया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में डॉक्यूमेंट पे गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डॉट इनर html, ठीक है। अभी वो क्या हुआ, जब जावास्क्रिप्ट गया तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट पे गया, डॉक्यूमेंट से रूट एलिमेंट पे गया। उसके बाद उसने क्या देखा, गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी हम उसके पास जो बंच ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें उस आईडी वाला एलिमेंट ढूंढो। उस आईडी वाले एलिमेंट में ढूंढने के बाद उसके HTML वाले पार्ट में जाओ, और उसके HTML वाले पार्ट में जाने के बाद आप उस डेटा को चेंज करो, ठीक है। अब आप उस इनर HTML में जाने के अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप उस एलिमेंट में जाने के बाद स्टाइल को चेंज कर सकते हो। फिर इस एट्रीब्यूट के अंदर भी, जैसे अभी इसमें ए लिंक का आपको href दिख रहा है, अभी अगर मैं इनलाइन स्टाइलिंग करता तो क्या होता कि ये ए टैग में होता, एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता, उस स्टाइल के अंदर कलर होता, बैकग्राउंड कलर होता, तो वो एक एक करके चलता जाता। कैसे चलता जाता, इनर HTML की जगह वो जाता स्टाइल कर लेता, ठीक है। फिर उस स्टाइल के अंदर कलर कर लेता और इस तरीके से वो चेंज करता रहता, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता इसको स्टाइल और इसमें भी कलर कॉलन रेड, अभी इसको ऐसे इसमें कुछ सिंटेक्स का कुछ होगा जरूर, सिंटेक्स CSS वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एक एक करके चीज़ों को एक्सेस किया जाता है। CSS का आप देख लीजिएगा कुछ सिंटेक्स होता होगा लिखने का HTML पेज में, ठीक है। तो ये एक तरीका रहता है कि वो इस तरीके से जाता है एक एक करके, मतलब ऊपर से चलना शुरू होता है। अब आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने क्यों पूरा गड़बड़ कर दिया था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने कैसे पूरा चला दिया था, जैसे हम लोग देख रहे थे कल कि जब ये जावा स्क्रिप्ट है, अभी मैं ये वाला फंक्शन हटा दूं ना ऊपर एरे वाले, ये तो आपका हो गया, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे ऐसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे,
तो चल गया था, पेज रिफ्रेश नहीं किया था उसके बाद। तो ये हरी बोल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, वो वाला भी देख लेते हैं, अगर आप इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट को क्या करें कि किसी फंक्शन में कॉल कर दें, मान लीजिए कि ये जो था माई फंक्शन 2, इसमें चला देते हैं। माई फंक्शन 2 कहाँ है, ये रहा। इसके अंदर आप लिखते हैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिखते हैं आप तो अभी क्या हो रहा है कि आपका पेज सेव हुआ। ये डॉक्यूमेंट और ये हरी बोल कहाँ से आया, ये हरी बोल आया आपका इस वाले डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, ठीक है। इसको कर देते हैं कमेंट, अब ये नहीं आएगा। माई फंक्शन 2 कहाँ लगा हुआ है, स्टॉप इट में लगा हुआ है, ठीक है। स्टॉप इट को क्लिक कर दें, पूरा पेज चला गया और हरी बोल आ गया। कैसे आ गया, पूरा पेज कैसे हट गया, वजह थी आपने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एक्सेस करने के लिए कैसे चलेगा, सबसे ऊपर से चला, सबसे ऊपर से आया डॉक्यूमेंट पे, सबसे ऊपर से आया डॉक्यूमेंट पे एंड देन डॉट राइट। अब वो नीचे गया ही नहीं HTML के लिए, केवल डॉट राइट एंड दैट से दिख गया स्क्रीन पे, इसीलिए पूरा पेज हट गया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया। समझ में आ गया ना सब लोग को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट तो अभी वो जो रेड आ रहा है उसको रेड से ब्लू करने का देखते हैं। देखिए ब्लू हो गया, कैसे ब्लू हो गया ये, आपने यहाँ रेड लिखा था, कहाँ लिखा था रेड, आपने यहाँ पे स्टाइलिंग में डाला है रेड, लेकिन आप क्या गए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे गए, फिर वहाँ एलिमेंट ढूंढा अंदर, वो STW वाला एलिमेंट ढूंढा, फिर उस STW वाले एलिमेंट के लिए, ठीक है, उस STW वाले एलिमेंट के लिए आपने सबसे पहले जब आपको वो एलिमेंट मिल गया तो फिर उसका एक एट्रीब्यूट स्टाइल, फिर उस स्टाइल एट्रीब्यूट की भी वैल्यू, उसमें भी की वैल्यू पेयर में रहता है कि कलर है, बैकग्राउंड कलर है, हाइट है, विड्थ है, सारी चीजें, तो उसके अंदर गए एंड देन ऐसे ड्रिल डाउन करता जाता है जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाएंगे, और वो लेवल आपके कोड में भी ऐसे दिखता है, डॉक्यूमेंट देन एलिमेंट देन स्टाइल देन कलर, एक एक करके आप जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे वो आगे ड्रिल डाउन करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे चलता है वो। इसके बाद हमने ये वाली लाइन भी देख ली, अब मेथड इज एन एक्ट। मेथड तो कल हम लोगों ने देख ही लिया था कि कैसे होता है, कि कैसे जो है वो बटन पे हम लगा देते हैं और एक्शन बन जाता है, जैसे हमने ये देखा था, जो अभी हमने चला के भी देखा कि ये जो ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, तो उसमें क्या क्या करते हैं वो हम लोगों ने कल देख लिया था। और इसमें क्या है, तो इसमें कौन कौन से एक्शन आपको करने, जैसे भी हमने इनर HTML वाला बनाया, एक हमने इनर HTML वाला बनाया कि हमको स्पी टैग के अंदर को चेंज करना है, हमने स्टाइल और कलर चेंज करने वाला बनाया। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के मेथड्स हैं, इसमें आप प्रॉपर्टीज वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा भी, आप प्रॉपर्टीज द वैल्यू दैट यू कैन गेट और सेट लाइक चेंजिंग द कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट, ठीक है। आप केवल आईडी से नहीं, आप क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, टैग के नाम से भी कर सकते हैं सबको, ठीक है। ये टैग वाला देख लेते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने देख ही लिया, जिस हम टैग को जो आईडी देंगे वो वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। एक होता है टैग के नाम से कि अगर आपको सारे पी टैग को चेंज करना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, वो करके देख लेते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह लिख देते हैं गेट एलिमेंट बाय टैग, टैग करके मेथड है टैग नेम, टैग नेम और टैग नेम
इसको p कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो इनको जब देना पड़ेगा आपको क्लास नेम वगैरह वो सारी चीजें रहेंगी। इसको इनर एचटीएमएल करके चला देते हैं। और कुछ सिंटेक्स का होगा इसमें भी, कुछ ना कुछ रहता ही है इनमें तो। ठीक है, ये आपका टैग नेम रहता है गेट एलिमेंट्स करके मेथड है क्या, एक बार ट्राई कर लेंगे, होगा कुछ सिंटेक्स का। आप देख लीजिएगा इसमें मेथड्स को, ये जो कुछ कुछ मेथड्स हैं एक क्लास नेम वगैरह से एक्सेस करने के लिए है, टैग नेम से है, क्लास नेम से है, और ये आपका क्वेरी सिलेक्टर ऑल है बेसिकली एक टैग के अंदर भी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पी टैग हैं और सारे पी टैग में आपने सब में स्टाइलिंग में कलर लगाया हुआ है, ठीक है, और आपका पूरा स्टाइलिंग है तो आपको केवल कलर चेंज करना है सबका, तो आपको पी डॉट कलर करके क्या कर सकते हैं कि आप सारे पी टैग का कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स है, ये आपको अभी इतनी इस साइन से तो समझ में आ रहा होगा जो फॉर्म्स के आगे बना हुआ है कि ये आपका एरे टाइप का है, ठीक है, लेकिन जब हम फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि मैं एक फॉर्म तो आपको बनाकर बताऊंगा ही, अगर लॉगिन वाला कैसे बनता है, लॉगिन साइन अप एक अगर हमें टाइम मिल जाएगा तो वो हम बनाकर देख लेंगे, तो उसमें देखेंगे कि ये कैसे एग्जैक्टली काम करता है, कैसे इन चीज़ों को एक्सेस किया जाता है। बाकी ये कुछ इवेंट्स हैं जो इवेंट्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे बटन वाला अभी हमने देखा है कि वो ऑन क्लिक पे चल रहा है, तो जब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो चलता है। इसके अलावा और बहुत सारे इवेंट होते हैं जिनके लिए मेथड्स पहले से बने हुए हैं। आप सर्च करेंगे गूगल पे ये HTML DOM इवेंट्स करके, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मेथड्स मिल जाएंगे और अकॉर्डिंगली जो आप अपने वेब पेज में लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक है कि आप माउस से क्लिक करें, जो हमने ऑन क्लिक देख लिया। इसके अलावा एक वेब पेज लोड होता है, ऑन पेज लोड करके मेथड रहता है, शायद वो रहता है। जब कोई इमेज लोड हो जाए, कई बार बहुत हैवी इमेजेस रहती हैं तो आप चाहते हैं कि जब वो इमेज लोड हो जाए उसके बाद कुछ हो। एक होता है माउस का, कि एक लिंक के ऊपर माउस किया उसका कलर दूसरा हो गया, वहां से माउस हटा दिया आपने, कर्सर हटा दिया उसका कलर चेंज हो गया, वापस से आया फिर कलर चेंज हो गया, फिर से हट गया तो कलर चेंज हो गया, वो आप कर सकते हैं। इनपुट फील्ड में अगर कुछ चेंज होता है, जैसे अभी हम फॉर्म बना रहे हैं तब कुछ चेंज होता है, तो उस इवेंट में आप क्या कर सकते हैं, कोई HTML का फॉर्म सबमिट करता है तो क्या कर सकते हैं, या कोई कीबोर्ड की कोई की दबाता है, ठीक है, तब आपको अगर कुछ करना है। तो इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, वो याद करने की चीज़ नहीं है, वो आप जब भी आपको कोई यूज़ आए कि नहीं मेरे को मेरा वेब पेज में लिंक तो ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई आए तो ये कलर हो जाए और जब हट जाए तो ये हो जाए, तो वो आप अगर आपको नीड पड़े आप साइट पे जाइए, वहाँ से फंक्शन ढूंढिए जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में से कि ये वाला मेथड है और वो ये करता है, और आपको उस डॉक्यूमेंटेशन में से मेथड मिल जाएगा, उसको यूज़ कर लीजिए। तरीका यही होता है, आप पूरी लाइब्रेरीज के सारे मेथड्स को याद नहीं करते हैं, आपको जब यूज़ पड़ती है तब आप उस लाइब्रेरी में जाके सर्च कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, कितना टाइम है अपने पास, अभी टाइम है, हम एजेक्स का ये ले लेते हैं जल्दी से ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का कि ये कैसे चलता है बेसिकली। एजेक्स पे हम वापस से आएंगे अभी, ठीक है, जब हम सर्वर साइड पे बनाएंगे तब हम इस पे वापस से आएंगे। एजेक्स में अभी क्या है आपका, एजेक्स इज लाइक ए असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट XHTTP रिक्वेस्ट करके है इसका फुल फॉर्म। बेसिकली क्या है, अगर आपने कभी गूगल पे स्कोर सर्च किया हो, मान लीजिए कि अगर आप कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और आप गूगल पे सर्च करें, मान लीजिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है, तो गूगल पे शुरुआत में ही ऊपर स्कोर दिख जाता है, ये इंडिया का है ये इंग्लैंड का है। थोड़ी देर में आपका पेज आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, लेकिन स्कोर अपडेट हो जाता है।
क्रिकबस की साइट पे अगर आपने एक्सेस किया हो तो वहां पर भी ऐसा ही होता है कि आपका क्रिकेट मैच चल रहा है, स्कोर अपडेट हो जाएगा, आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना है, आपका पेज खुद भी रिफ्रेश नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप ही रिफ्रेश करें, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप थोड़े थोड़े टाइम में पेज अपने आप रिफ्रेश होता रहे। लेकिन ना तो आपका पेज रिफ्रेश होता है, ना आप खुद पेज को रिफ्रेश करते हैं। लेकिन क्या होता जाता है कि स्कोर अपडेट हो जाता है और अगली बॉल की कमेंट्री आ जाती है नीचे। तो ऐसा कैसे होता है? ये एजेक्स कॉल के थ्रू होता है। एजेक्स कॉल में क्या होता है कि एजेक्स कॉल के क्या क्या फायदे हैं, वो ये है कि आपका जब वेब पेज लोड हो गया, ठीक है, जब आपका ये HTML वाला पूरा पेज आपके ब्राउजर पे लोड हो गया, उसके बाद भी आप वेब सर्वर से डेटा रीड करके ला सकते हैं, ठीक है, और उसको अपने पेज में दिखा सकते हैं। दिखा कैसे सकते हैं? दिखाना तो आपको पता है कि अगर आपके पास डेटा आ गया तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू मतलब डेटा तो आप शो कर ही लेंगे, इनर HTML का यूज करके आप उस जगह डेटा तो शो कर लेंगे। लेकिन डेटा पेज लोड हो जाने के बाद भी, ठीक है, पेज लोड हो जाने के बाद आपका डेटा सर्वर से आ जाए और वो आपके पेज पे लोड हो जाए, वो आप एजेक्स कॉल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एक पेज को बिना रीलोडिंग के अपडेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको क्रिकबस वाला एग्जांपल बताया कि वहां पे कमेंट्री और स्कोर अपडेट हो जाता है, पेज आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। तीसरा जो चीज है इसका यूज है वो ये है कि कुछ डेटा आपको बैकग्राउंड में भेजना रहता है। मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज है कि आपको ट्रैक करना है कि आपका यूजर जो है वो कितनी बार किसी लिंक पे क्लिक करता है, ठीक है। तो आप एक तरह का डेटा, आपको ये यूजर ने आपको इनपुट नहीं भेजा है कि आपके सर्वर पे भेज रहे हैं या भेजना है आपको, लेकिन आप अपने पास से ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो बैकग्राउंड में आपको जो डेटा सेंड करना है वो आप वेब सर्वर पर एजेक्स कॉल के थ्रू भेज सकते हैं। उसके लिए आपके पेज को रिफ्रेश करने की या यूजर से एक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चलता कैसे है, ये पूरा हम इसका कोड देखेंगे, इसको बना के भी देखेंगे, एजेक्स कॉल की तो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चलता है ऐसे कि आपके ब्राउजर पे आपका वेब पेज है, मान लीजिए कोई इवेंट हुआ, ठीक है, जैसे कि यूजर ने कुछ क्लिक किया, तो एक XML HTTP रिक्वेस्ट बनती है। HTTP तो सबको पता होगा, ठीक है। तो वो एक रिक्वेस्ट बनती है, उस रिक्वेस्ट के में डेटा को सेट करके वो डेटा भेजा जाता है इंटरनेट पे। इंटरनेट से वो डेटा आपकी उस सर्वर पे जहाँ का एड्रेस उस इस HTTP रिक्वेस्ट में दिया गया था, वहां से वो डेटा पहुंचता है उस सर्वर पे। सर्वर उस HTTP रिक्वेस्ट को लेता है और अब ये डेटा ब्राउजर से सर्वर पर किस फॉर्म में जाएगा? जेसॉन स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। जो हमने अभी देखा था कि जब भी क्लाइंट से सर्वर पे जाता है डेटा तो जेसॉन स्ट्रिंग में जाता है, तो वो यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, वो जाएगा जेसॉन स्ट्रिंग के फॉर्म में। ये जेसॉन स्ट्रिंग सर्वर पर आ जाने के बाद सर्वर क्या करेगा? उस HTTP रिक्वेस्ट को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसका जो भी रिस्पॉन्स बनेगा, ठीक है, ये फेल होगी रिक्वेस्ट या इनवैलिड होगी या उसको कुछ डेटा भेजना होगा या जो भी कुछ उसका रिस्पॉन्स होगा, वो रिस्पॉन्स बनाने के बाद वापस से जेसॉन स्ट्रिंग के फॉर्म में ही उस डेटा को वापस से उसी ब्राउजर पे भेजेगा। वापस से जब डेटा जेसॉन स्ट्रिंग के फॉर्म में ब्राउजर पे आएगा तो वो उस जेसॉन स्ट्रिंग को पार्स करके जेसॉन ऑब्जेक्ट बनाएगा और जेसॉन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर उसको पेज का कंटेंट अपडेट करना है तो वो करेगा, और कोई प्रोसेसिंग करनी है तो वो प्रोसेसिंग करेगा। इस तरीके से आपकी एजेक्स कॉल पूरी चलती है। अभी आपको बहुत मोटा मोटा आइडिया लगा होगा, लेकिन जब हम सर्वर साइड का काम कर लेंगे और जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ये कैसे काम करता है पूरा। क्योंकि अभी आपके लिए HTTP रिक्वेस्ट, XML, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा नई हैं और आपका भी हैंड्स ऑन भी जावास्क्रिप्ट पे नहीं हुआ होगा। इस वजह से जब आप करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट है तो मेरे को बता दीजिएगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। आज आप लोग को ये करना है, मैं स्क्रीन रोक देता हूँ। आज आप लोग को करना ये है कि एक टूल होता है माई सिक्वल वर्कबेंच, मैं टाइप कर देता हूँ माई सिक्वल वर्कबेंच, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करिएगा सब लोग अपने अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। और कल हम माई सिक्वल कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब माई सिक्वल को एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता बेसिकली, लेकिन वो पूरा एक सेमेस्टर लेता है। लेकिन हम बेसिक बेसिक चीज़ें जितनी हम करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में
उतनी चीजें, नॉर्मल क्वेरी वगैरह, टेबल वगैरह बनाना, वो हम लोग माइस्क्ल क्वेरीज बेसिकली देख लेंगे थोड़ी थोड़ी, वो कल कवर करने की कोशिश करेंगे। और डेटाबेस जो हम बनाएंगे वो माइस्क्ल वर्कबेंच पर ही बनाएंगे, तो इसको इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जो आप का काम है पूरे आगे के वीक के लिए, माइस्क्ल का जो काम होगा वो मैं आपको बता दूंगा। जावा स्क्रिप्ट जो आज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, मतलब कंप्लीट तो नहीं कह सकते, कंप्लीट इज लाइक कि आपको पूरे अच्छे से आ जाना, लेकिन जो आपका बेसिक क्लियर चीजें जो हो गई हैं जावा स्क्रिप्ट में, उसमें से आपको ये करना है कि जो आपने वेब पेज बनाए थे अपने स्टैटिक, ठीक है, अब आपको ये सोचना है पूरे वीक में कि आप कहाँ कहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर अपने पेज को डायनेमिक बना सकते हैं, और आपको वो चीजें अपने वेब पेजेस में लगानी है सोचकर, ठीक है। कुछ जगह पे एजेक्स कॉल को छोड़कर, ठीक है, यानी जो हम सर्वर से डेटा लेंगे, क्लाइंट साइड पे जो भी चीजें आपकी डायनेमिक बननी चाहिए वो आप इस वीक में अपने वेब पेजेस में, जो आपके 4-5 वेब पेज थे उनमें बना लेंगे, ठीक है। माइस्क्ल का भी एक काम रहेगा, वो काम क्या रहेगा वो कल मैं माइस्क्ल पढ़ाने के बाद आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कहाँ पे आप एक डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे आपका एक फ्रंट पेज था, जो आपका होम पेज था वेबसाइट का, जिसमें मैंने आपको बोला था कि एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा, और एक दो दो बटन होंगे, और उनमें से जब टीचर क्लिक करेगा तो टीचर वाला लॉगिन साइन अप खुलेगा, और जब स्टूडेंट खुले क्लिक करेगा तो स्टूडेंट वाला लॉगिन साइन अप खुलेगा। तो अब ये डायनेमिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सोचिए। आप ये कर सकते हैं कि आपका एक बॉक्स टाइप का हो जिसमें दो दो बटन हो, एक टीचर लिखा हो जिसमें एक में स्टूडेंट लिखा हो, टीचर पे क्लिक करें तो ये आपका बॉक्स हाइड हो जाए, और एक टीचर वाला जो आपने फॉर्म बनाया हुआ था वो उस पे विजिबल होने लगे, ठीक है। और अगर स्टूडेंट क्लिक करे तो ये जो आपका टीचर स्टूडेंट वाला बॉक्स है ये हाइड हो जाए और स्टूडेंट वाला बॉक्स विजिबल हो जाए, और जब आपकी साइट खुले तो टीचर और स्टूडेंट वाले फॉर्म इनिशियली हाइड रहे, और ये जो आपका जिसमें बटन लगे हुए हैं टीचर और स्टूडेंट वाला, ये वाला पेज जो है वो विजिबल रहे। ये एक तरीके का डायनेमिक आपका पेज बन सकता है। इसके अलावा आपके और भी पेज डायनेमिक बन सकते हैं, जहां आप ये डायनेमिक बना सकते हैं कि जितने भी तरह के सब्जेक्ट हैं केवल उतने तरह की इनपुट फील्ड खुले। एक हर सेमेस्टर में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो आपके उतने तरह की इनपुट फील्ड ही आए टीचर के सामने इनपुट करने के लिए, आप एक ये डायनेमिक बना सकते हैं। स्टूडेंट के पेज पर भी जितने उसने सब्जेक्ट पढ़े केवल उतने ही सब्जेक्ट उसको दिखें, ये नहीं कि 6 सब्जेक्ट आपने स्टैटिक बना दिया तो उसको तो 6 ही दिख रहे हैं, उसका डेटा नहीं है तो वो ब्लैंक दिख रहा है, मतलब वो ना दिखे, उसको केवल उतने ही सब्जेक्ट दिखे। प्लस सब्जेक्ट भी डायनेमिक हो सकते हैं, यानी कि आप एक क्लास के लिए बना सकते हैं कि आपने लेबल सेट कर दिया कि हाँ हिंदी और ये जो है इंग्लिश है, या डेटा स्ट्रक्चर है, या एल्गोरिदम है, या क्राफ्ट थ्योरी है, इनके सब्जेक्ट के मार्क्स आपने लेबल सेट कर दिया कि ये लेवल के इस सब्जेक्ट का नाम फिक्स करो। आप वहाँ डायनेमिक बना सकते हैं कि लेबल का नाम भी सेट हो डायनेमिकली, कि उस सब्जेक्ट के कितने जो भी उस क्लास के, या वो स्टूडेंट जिस क्लास का है उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं वही वाले उन लेबल में नाम सेट हो। एक तरह का डायनेमिक आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। आप ये बना सकते हैं कि अगर स्टूडेंट की रैंक है तब तो वो वहां पे उसको विजिबल हो, अगर उसकी कोई रैंक नहीं आई है तो वो लाइन ही ना दिखे, ठीक है। जैसे 3 इडियट्स में बोलता है ना कि वो किसी को उसकी रैंक मत बताओ, तो वैसा वाला आप बना सकते हैं कि अगर जिसकी रैंक है बस उसको दिखे, और जिसकी रैंक नहीं है तो उसको ना दिखे। तो आप इस तरीके से डायनेमिक सोच सोच के बना सकते हैं। ये आपको पूरे अपने 4-5 वेब पेज है उनमें कहाँ कहाँ पर लगाना है ये आप करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट है तो मेरे को बता दीजिए सर। हाँ बताइए। तो जैसे जब हम किसी वेबसाइट पे सोर्स कोड देखते हैं तो वो भी एक HTML DOM का एग्जांपल है, मतलब पूछना था कि क्योंकि जैसे मैंने देखे है ना वो सब सेम लग रहा था, तो क्या वो भी HTML DOM है जो हम वेब पेज पे सोर्स कोड देखते हैं? हाँ एग्जैक्टली आप कोई भी साइट लेंगे तो वो HTML में ही बनती है, अदरवाइज हम सीख क्यों रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे खेलने के टाइप का सीख रहे हैं, नहीं नहीं ये सर, मैं ये एक्चुअल में
मैं ये पूछ रहा था कि हाँ जैसे राइट क्लिक करके सोर्स कोड तो हमने मतलब बहुत पहले से जैसे देखते हैं, मतलब हाँ वो इजी स्टेप है, तो वही सब हाँ डोम हाँ वाली फाइल है ना जो हमें दिखती है? हाँ हाँ एग्जैक्टली जो आपका HTML वाला फाइल है ना वही दिखता है आपको, जो आपका सोर्स कोड रहता है वो डोम वाला ही है। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको वो HTML फाइल तो पूरी दिख जाती है, जो डोम है वो इंटरनली ब्राउजर मैनेज करता है, ठीक है। मतलब मैं वो आपको बता रहा था कि वो कैसे इंटरनली मैनेज करता है पूरे कोड को। वो इस तरीके से डॉक्यूमेंट, आपके पूरे डॉक्यूमेंट को एक मॉडल के फॉर्म में, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जावा स्क्रिप्ट में जो आप काम कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट्स पे कर रहे थे, इसीलिए आपको जेसॉन स्ट्रिंग आई थी तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो वो जावा स्क्रिप्ट तो अपने ऑब्जेक्ट पे काम करेगी, और आपका HTML जो डॉक्यूमेंट है वो तो एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है HTML की, तो उसको क्या करता है कि ब्राउजर जो है वो एक ऑब्जेक्ट मॉडल के फॉर्म में बनाता है, जिससे कि आप जावा स्क्रिप्ट पे काम कर, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू उस पर काम कर सकें, ठीक है। तो वो एक इंटरनल प्रोसेसिंग है कि ब्राउजर कैसे एक पेज को देखता है। जो आप सोर्स कोड देखते हैं वो तो HTML फाइल ही होती है, पर ब्राउजर आपके पेज को उस ऑब्जेक्ट मॉडल के तरीके देखता है जो हमने देखा था, ठीक है। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? सर मैं अपने वेब पेज पे सर इमेज इंसर्ट करवाया था, तो सर उसमें इमेज इंसर्ट नहीं हुई थी जो मेरे डेस्कटॉप में सेव है। आप यस। क्या, आप पहले एक इसमें मतलब कई तरह की एरर हो सकती है। पहली एक एरर तो ये हो सकती है कि आपके डेस्कटॉप में तो सेव होगी, हो सकता है कि आपने जो इमेज का पाथ दिया हो वो पाथ गलत हो, मतलब आपकी इमेज कहीं और स्टोर हो और जो आपने HTML पेज में पाथ दिया है वो कहीं और हो। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये कोई एरर तो देता नहीं है HTML और CSS वाला, ठीक है। तब फिर आपको ढूंढना पड़ेगा बहुत बारीकी से कि कहाँ पे गड़बड़ है। अगर उसको पाथ नहीं मिलेगा तो इमेज लोड ही नहीं होगी, उसको नहीं मिलेगा तो वो नहीं बता, एरर नहीं देगा। तो एक एरर जो जनरली है वो एक पाथ की एरर रहती है कि वो आप उसी डायरेक्टरी में सेव कराइए, एक फोल्डर में अपनी वेबसाइट बनाइए, पूरे जितने ही वेब पेज हैं एक फोल्डर में बनाइए, और आपको जो भी इमेज लगानी है वो भी उसी फोल्डर में सेव करिए। तो इस तरीके से आपको पूरा पाथ नहीं देना पड़ेगा, आप केवल इमेज का नाम देके काम चला लेंगे। एक चीज तो ये है। दूसरी बात, कभी कभी साइज के साथ भी पंगा होता है, तो वो चीज भी हो सकती है कि वो ओवर साइज इमेज हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन वो जनरली केस बहुत कम होता है कि इतनी बड़ी इमेज हो जाए कि साइट ही बैठ जाए, तो वो शायद नहीं होगा, लेकिन पाथ वाला प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। आप एक बार पाथ चेक करिएगा इमेज का कहाँ पर है, ठीक है। और किसी ओके ने सर। मतलब वेब पेज नहीं बनाया क्या? मतलब बहुत कम लोगों को डाउट आ रहे हैं, या सबके बन गए बहुत इजीली? मैंने बनाया था हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया? सर, पहले 3 दिन तो वो मैं पिक्सल चक्कर में फंसा आपकी था। आवाज नहीं आ रही है सही। हेलो। हाँ, थोड़ा सा आवाज तेज करिए, आपकी आवाज तेज नहीं आ रही है। ये सर मैं ये कह रहा था कि जब मैंने बनाया था तो पहले 3 डेज तो मेरे को वो पिक्सल जो के चक्कर नहीं लगा, ऊपर से काम करता है अच्छा, बहुत प्रॉब्लम एक्सपीरियंस के साथ साथ। और आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, नॉइज आ रहा है बहुत ज्यादा, और धीमी भी काफी है। किसी और को सुनाई दे रहा है क्या, या मेरे एंड पे प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो उसकी नहीं आवाज सर, नहीं ऐसी ही सर। आ रही है आवाज। अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई? बाकी सबके बन गए एकदम अच्छे से? एक्चुअली सर ये आइडिया नहीं ना अभी कितना बनाना है। लाइक जब पहला वाला वो बनाता तो CSS से 5 वो जो भी प्रोजेक्ट थे उनके 5 पेजेस तैयार थे कि लाइक पहले में बटन डाल दे दो टीचर स्टूडेंट का, फिर सेकंड में बस लेआउट ही बने हैं अभी तक तो। अभी हाँ, कोई तो लेआउट अगर बने तो आपने उसमें CSS के साथ खेल कर देखा? आपने उन बटन्स को डेकोरेट करके देखा? नहीं सर, मतलब टेबल को डेकोरेट करा मैंने, यस सर। तो नंबर्स की टेबल थी। CSS के लिए बैकग्राउंड को करा बस, बाकी इतना नहीं करा। हाँ, तो तो वही आपको करना चाहिए ना। आप अगर आपने बटन बना दिया है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, कहाँ है ये फाइल? ओके, मैं दिखाता हूँ। देखिए, अब ये 2 बटन लगे हैं, स्टार्ट इन एंड स्टॉप इट, क्या ये अच्छे लग रहे हैं?
हाँ कैंजी सर। लोकेशन अच्छी लग रही है। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मेरी स्क्रीन हाँ नहीं शेयर है, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर। अब ये दो बटन लगे हुए हैं, अब ये स्टार्ट इन एंड स्टॉप इट, क्या ये अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं, कोने में साइड में पड़े हुए हैं, इनके आपस में बीच में कोई गैप नहीं है, छोटा सा फॉन्ट है। क्या इनको आपकी साइट पे ऐसे खुलेगा तो अच्छा लगेगा बना यूज करने में? नहीं लगेगा। लेकिन उसकी जगह ये हो कि एक पूरा बैकग्राउंड हो, बीच में एक बॉक्स टाइप का बना हो, उस बॉक्स का अपना एक बॉर्डर हो, साइड से जो है वो कर्व्ड बॉर्डर हो, जो हमने रेडियस देखा था सीएसएस में, और उस बाहर का कलर कुछ और हो, अंदर का कलर कुछ और, उस बॉक्स के यहाँ दो बटन लगे हों और वो बटन प्रॉपर विजिबल हों, वो बटन साइड से राउंड हो, उन बटन का कलर कुछ और हो, टेक्स्ट बोल्ड हो, बड़ा हो, तो तब अच्छा लगेगा ना। तो आप थोड़ा सा उस पर मतलब खेलने की कोशिश करिए कि क्या क्या लगाया जा सकता है। वही मैंने बोला कि आप अपनी इमेजिनेशन को हवा दीजिए कि किस तरीके से डेकोरेट किया जा सकता है। सीएसएस कोई लॉजिक नहीं है, एचटीएमएल कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको सोचना है कि पेज कैसे बनेगा। कंपनीज में जहां पर ये फ्रंट एंड की टीम होती है, तो वो फ्रंट एंड टीम बेसिकली डेकोरेट भी नहीं करती है, वो फ्रंट एंड टीम ये सब सोचती ही नहीं है, या एचटीएमएल का पेज का क्या होगा वो नहीं सोचते। वहाँ मेन कोड जावास्क्रिप्ट का होता है, थोड़ा बहुत एचटीएमएल रहता है, बाकी कलर क्या होगा, पेज कैसा दिखेगा, उसके लिए अलग से टीम बैठती है। वो डिजाइनर टीम होती है जो सोचती है कि आपको कलर कौन सा लगाना है, कलर का साइज क्या होगा, शेप क्या होगी, तो वो एक टीम सोचती है। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, एक पूरी टीम बैठानी पड़ती है साइट को डेकोरेट करने के लिए। और जब आप अपनी साइट बना रहे हैं तो उसको बिना डेकोरेशन के कैसे छोड़ सकते हैं? बिना डेकोरेट करे छोड़ देंगे तो आपकी साइट अच्छी ही नहीं लगेगी, कोई यूज ही नहीं करेगा उसे। तो उस पर थोड़ा सा मतलब एफर्ट करिए, और आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम एक वीक में 1.5 आवर के 3 सेशन मिलते हैं हम लोग को साथ में करने के लिए, ठीक है। इतने कम टाइम में आपको अगर स्टार्ट टू एंड पूरी वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पे हम सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं डिस्कस कर सकते, एक एक चीज डिस्कस नहीं कर सकते। और अगर हम सारे सीएसएस के एट्रीब्यूट डिस्कस भी कर लें, उसके बाद भी आपको एचटीएमएल सीएसएस में यही देखना पड़ेगा, आपको अपनी इमेजिनेशन ही लगानी पड़ेगी, ठीक है, कि वो कहाँ पे आप इसको कितना सुंदर सोच सकते हैं या कितना सुंदर बना सकते हैं। तो वो चीज आप अपने एंड पे सोचिए, और बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट डालिए इस चीज को पढ़ने में। आपके पास पूरा वीक रहता है, उस वीक में अच्छे से सोचिए, पढ़िए, उस साइट को रेफर करिए, W3 स्कूल को, एग्जाम्पल्स को रन करा कर देखिए और लगाइए चीजों को। अदरवाइज नहीं होगा। मतलब प्रोग्रामिंग में एक दिन में आप 5 लैंग्वेज सीख सकते हैं, एक लैंग्वेज सीखना है इज लाइक 2-3 घंटे का काम ना, 2-3 आवर का काम, बस दैट आपको एक लैंग्वेज आ गई। लेकिन एक लैंग्वेज सीखने में उसके बाद भी लोगों को पूरा पूरा लाइफ टाइम हो जाता है कि वो एक लैंग्वेज पे एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर पाते। वजह यही है कि लैंग्वेज पढ़ लेना एक अलग चीज़ है, टेक्नोलॉजी पढ़ लेना एक अलग चीज़ है, और इम्प्लीमेंटेशन करना दूसरी चीज़ है। आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो आप अपने वेब पेजेस में बहुत अच्छे से काम करिए, सोचिए लगातार कि कहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं। मतलब जब मैंने अपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया था, वेबसाइट बनाई थी एक, तब मैंने उसमें टेक्नोलॉजी लगाने में एक एक बटन पर कई कई दिन हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे कि यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, वहाँ कलर क्या कर सकते हैं, तब जाके आपका प्रोजेक्ट बनता है। और एक्चुअल में इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है। आप आविष्कार वगैरह में पार्ट अगर लेंगे और आप वहाँ वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट बनाएंगे और ऐसे बना के ले जाएंगे, तो वो आपके मार्क्स कट कर लेंगे, खत्म हो गई बात। या आप अगर कभी किसी इंटरव्यू में बैठे और वो आपको बोल दे, आप उसको बोलें कि मैंने वेबसाइट बनाई है, और फिर वो आपको बोले कि हाँ दिखा, जरा आप अपनी वेबसाइट दिखाइए अपने लैपटॉप में चला के, आप दिखाइएगा इतनी गंदी सी वेबसाइट, तो देख समझ जाएगा कि आपको ने कितने अच्छे से कितने मन से बनाया। थोड़ा सा एफर्ट करिए, पेज में सोचिए कि डेकोरेट कैसे करना है, उसको डायनेमिक कैसे बनाना है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हरे कृष्णा।